अब हम करने वाले हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल इन नेचर हो। मतलब क्या होता है इसका? देखो, मैंने बोला एक ऐसा फ्लूइड चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि उसे ना कितना ही प्रेशर लगा लो, उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का मतलब हमें ऐसा ही फ्लूइड चाहिए जो कि पहली बात तो मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वेपराइज ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंप्रेस हो गया तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, एंड यही चीज़ हमको नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो वो आपको टॉपिक पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना एक शब्द आया क्या, हाइड्रोलिक। देखो, इसको ना अगर आप बेसिकली डायग्राम से समझो तो ज़्यादा बेटर समझोगे। आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ इस तरीके का, ठीक है? इसमें सिंपली ये बोला जा रहा है, एक चीज़ होती है पिस्टन। क्या होती है? पिस्टन। पिस्टन सिंपली देखो देखो यहाँ दिख रहा है, ये जहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे इसे बोलते हैं पिस्टन। एक ऐसी चीज़ है जिसे जो कि तरीके से ना लिक्विड को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है बाहर निकलने से, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एयर टाइट है। मतलब इसके पार जो है, ये जो वाइट वाइट कलर का फ्लूइड है ये जा नहीं सकता। सॉरी, वाइट नहीं, ब्लू कलर का जो फ्लूइड है वो जा नहीं सकता। ठीक है? तो पिस्टन जहाँ पे आ गया उसका मतलब ये है कि उसमें तुम कितना ही प्रेशर लगा लो, उसके ऊपर से कोई फ्लूइड निकल के नहीं आने वाला। ठीक है? इतनी बात समझ गए? अब देखो यहाँ पर डायग्राम में बोलना क्या चाह रहा है कि अगर ये जो पिस्टन दिख रहा है, यानी कि ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ से हम पिस्टन को और अंदर पुश करेंगे ना, तो जितने भी वाटर के लेवल हैं या फ्लूइड के लेवल हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस तरीके से प्रेशर बढ़ा दूं, ठीक है, या फिर इस तरीके से पिस्टन को मूव करूं इस डायरेक्शन में, तो फ्लूइड का जो लेवल है ना, यानी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है और इधर पे रखा है, तीन तरीके का है। ठीक है? और इनका लेवल कुछ ना कुछ पहले से दिया हुआ है। तो जैसे ही कह रहा है कि अगर मैं फ्लूइड को, सॉरी, पिस्टन को धक्का मारूंगा, यानी कि उस पे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो वो प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों बीकर्स में, और तीनों का जो वाटर की या फ्लूइड की जो हाइट है वो उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इतना ही कहना चाह रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है? तो बेसिकली अगर आप हाइड्रोलिक फ्लूइड या हाइड्रोलिक प्रेशर को समझो तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करी गई है कि अगर हम पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक? दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हम पिस्टन पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा सिस्टम कैसा है। ठीक है? और ये सब क्यों हो पा रहा है? फ्लूइड के इनकम्प्रेसिबल नेचर की वजह से। दूसरा डायग्राम देखो, आपकी बुक में दूसरा डायग्राम भी है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलना है, देखो इसको अगर आप ना बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि छोटा सा एरिया यहाँ है और यहाँ थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ठीक है? इस एरिया में लगा पिस्टन, इस एरिया में लगा पिस्टन, यहाँ पर कुछ चीज रखी हुई है, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, फोर्स अप्लाई किया होगा। अब फोर्स होगा मान लो F1, ये एरिया थोड़ा अलग है तो इसको मान लेते हैं A1। ठीक? तो जितना फोर्स हमने नीचे लगाया उतने ही फोर्स से ये ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड भरा पड़ा है ना, ये वाला फ्लूइड जो अंदर भरा पड़ा है, ये इनकम्प्रेसिबल नेचर है, यानी कि तुम इसको, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। जितना इफेक्ट तुम यहाँ डालोगे उतना इफेक्ट में देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने? जितना इफेक्ट में यहाँ से यहाँ डालूंगा उतना ही इफेक्ट हमें ऊपर, यहाँ से ऊपर देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ से दबाया तो यहाँ से उठ गया, खत्म कहानी। यही है हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक? तो हो क्या रहा है देखो इस पूरे डायग्राम में कि हमने लगाया, इस एंड पे हमने क्या लगाया, कुछ पी प्रेशर लगाया। पी प्रेशर कैसे लगाया होगा? फोर्स अपन एरिया F1 है और एरिया क्या है, A1 है। ठीक? और यहाँ पे ये जो चीज है ये उठ गई ऊपर को, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, वो फोर्स क्या हो गया, F2। और एरिया थोड़ा सा बड़ा है तो बोलेंगे एरिया A2। तो कहने का मतलब यही सेम प्रेशर जो है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो इधर का प्रेशर कितना हो जाएगा, F2/A2। अब देखो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, जितना यहाँ लगाया था उतने ही प्रेशर से ये उठा है, जितने प्रेशर से नीचे दबाया था उतने ही प्रेशर से ये ऊपर उठा है। ठीक है? चेंजेस किस में है? मेनली एरियाज में चेंजेस हैं, जिसकी वजह से फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। या फिर देखो आप दिमाग ये भी लगा सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो इन प्रेशर को भी इक्वल कर दो, तब भी हमें एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि बुक में दिया हुआ है कि F1 बराबर A1 जो है वो क्या हो जाएगा, F2 बराबर A2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बड़े आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। बुक में ना एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो उसमें बोलना क्या चाह रहा है ना, वही डायग्राम देखो दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे ये छोटा सा एरिया था, ये थोड़ा बड़ा सा एरिया, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे पिस्टन लगा था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पिस्टन, मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, पिस्टन लगा ही था। यहाँ पर ही पिस्टन लगा था, ठीक। और इस पूरे में क्या भरा है, फ्लूइड पूरा भरा पड़ा है। हो क्या रहा है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो ना, जितना जितना वॉल्यूम जितना वॉल्यूम मैं यहाँ से नीचे खिसकाऊंगा, उतनी ही वॉल्यूम से ही ऊपर को उठ उठ जाएगा ना। बात समझे मैंने क्या बोला, जितने वॉल्यूम से मैं नीचे की ओर इसे खिसकाऊंगा, उतने ही वॉल्यूम से ही ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ का जो वॉल्यूम है, यानी कि जितने वॉल्यूम से नीचे गया है, नीचे बैठा है, उतने ही वॉल्यूम से ही ऊपर उठा होगा। तो यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस पॉइंट को अगर P पॉइंट मानो, इस पॉइंट को अगर Q पॉइंट मानो, तो वॉल्यूम जितना P मैंने घटाया है या दबाया है, उतने ही से वो ऊपर उठ रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर मैं इस पूरे को एक सिलेंडर मान लूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है देखो सिलेंडर का, एरिया इंटू हाइट। बताया था पहले मैंने। अब से सिलेंडर अगर ले रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम हमेशा एरिया इंटू हाइट ही होगा। फिलहाल यहाँ पे हाइट ना लेके अगर लेंथ ले ले, कितने लेंथ ये नीचे आया है, कितने लेंथ ये ऊपर उठा है, कुछ ना कुछ अलग अलग ही होगा वैल्यू, तो L1 और L2। वॉल्यूम भले ही बराबर है, तो यहाँ की लेंथ अलग होगी, यहाँ की लेंथ अलग होगी, क्योंकि एरिया में देखो फर्क आ रहा है। इसीलिए हो क्या जाएगा, वॉल्यूम एट P मान लेते हैं कितना है, A1 L1। वॉल्यूम एट Q कितना हो जाएगा, A2 L2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे नहीं मिल रहा है क्या, L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या आएगा, A2 अपॉन A1। देखो यही रिलेशन बुक के अंदर भी हमको दिया हुआ है, तो वो इस तरीके से आया है। ठीक, पहले भी हमने क्या किया, प्रेशर देख लिया बराबर है, यहाँ पे देख लिया वॉल्यूम बराबर है, मतलब तो एक ही निकल रहा है। अब देखो जैसा भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार बुक भी देख लेना, वरना वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आसान चीज़ है। अब अगली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़नी है, वो है आपका, देखो ये तो बाद में आएंगे, बात किसकी करनी है हमको सबसे पहले। देखो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, वो सारे के सारे थे स्टैटिक फ्लूइड को लेकर। सबसे फर्स्ट लाइन लिखी भी हुई है ये। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, वो सारे के सारे थे स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। हमने क्या किया, बीकर था, इतना इसका लेवल था, यहाँ पी पॉइंट प्रेशर निकाला, एच हाइट थी, कुछ ना कुछ हाइट थी, यहाँ पी नॉट प्रेशर था, मैंने बोल दिया इस पी पॉइंट पर प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस रो जी एच। यही तो निकाला अभी तक का, एक एक कर लिया था। फिर बैरोमीटर बनाया था, बैरोमीटर में हमने क्या, फ्लूइड सॉरी टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया था, फिर फ्लूइड ऊपर राइज किया था, पर ये वाला प्रेशर यहाँ वाला और यहाँ वाला प्रेशर क्या था, बराबर था, वो पी नॉट इक्वल टू रो जी एच आ रहा था। ठीक, और एक और भी चीज़ें थी, जैसे हमने गॉज प्रेशर निकाला था। ठीक, तो ये सभी चीज़ें जो काम कर रही हैं, ये स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर काम कर रही हैं, यानी कि फ्लूइड मूव थोड़ी कर रहा है अभी, फ्लूइड तो रुका हुआ है, सिंपल सी बात है। तो अब से जो हमको टॉपिक कवर करने हैं, वो सारे के सारे होंगे आपके किसके ऊपर, डायनेमिक फ्लूइड के ऊपर। किसके ऊपर होंगे, डायनेमिक फ्लूइड के ऊपर, यानी कि यहाँ फ्लूइड में हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल सकती है, मतलब फ्लूइड बेसिकली मूव कर रहा होगा और कुछ नहीं। काइनेटिक पोटेंशियल भूल जाओ फिलहाल, इतना ध्यान दो, डायनेमिक का मतलब होता है मूव करना, और फ्लूइड का मतलब जो चीज़ बह सकती है, यानी कि अब बह सकती है तो फिलहाल लिक्विड ही लेंगे उसको। ठीक, तो हमें ऐसे लिक्विड की स्टडी करनी है जो कि मूविंग है, ठीक है, बह रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें जो सबसे नई चीज़ जो निकल के आती है, देखो
वो है आपका स्टेडी फ्लूइड। अगर आपने ये मतलब पकड़ लिया तो टॉपिक बड़ा आसान लगेगा। स्टेडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेडी मतलब कह सकते हो ना, इसका नॉर्मली वोकेबलरी मीनिंग होता है कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट। अगर मान लो कोई चीज ऐसे करके फ्लो कर रही है, कर्व में फ्लो कर रही है, ठीक है ना, ऐसे करके फ्लो कर रही है, बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा गलत बना दिए पर फिर कोई नहीं, चल जाएगा। ठीक। मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट पूरा सेम ही तो है, ठीक। अब अगर मैं देखो, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड के पार्टिकल की सिर्फ इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। पर आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर दोबारा से उतनी ही वेलोसिटी है, यानी कि प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है, या फिर ऐसा कह सकता हूँ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। प्रॉपर्टी मैंने क्यों बोला? क्योंकि वेलोसिटी भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, बहुत चीजें होती हैं। तो अगर कुछ टी टाइम के बाद आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो पहले तो, ठीक। दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने एक ऐसा फ्लूइड का पाथ मान लिया, ठीक है, ऐसा नॉर्मल सा। और मैं सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो भी फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी ना, वी मान लेता हूँ, ठीक। इधर जो पार्टिकल है फ्लूइड का, इधर जो पार्टिकल है फ्लूइड का, वहां पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी होगी। और डेंसिटी रो होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक। और अगर मैं टी टाइम की बात इसको दोबारा से ऑब्जर्व करूँ, इसी पॉइंट को दोबारा से ऑब्जर्व करूँ, देखो। अब क्योंकि चीज बह रही है तो वो पार्टिकल तो टी टाइम से पहले आगे निकल गया होगा ना। पर दूसरे जो पार्टिकल आने में है जाने में है, पार्टिकल आने में है जाने में है, पर उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो डेंसिटी है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोल दूंगा मैं? स्टेडी फ्लो बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्टेडी फ्लो बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया है, वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो बस इतनी सी ही चीज है ये। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो बोलते हैं। एक और नई चीज निकल के आती है, उसे बोलते हैं क्या? स्ट्रीम लाइन फ्लो। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो कुछ नहीं है भाई, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो अगर कर रहा है, कोई भी फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड के पार्टिकल बह रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उनका डायरेक्शन हर बार सेम है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे निकाल लो? मान लो वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो हर बार मुझे जो डायरेक्शन है वो सेम मिल रहा है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखो बुक में दिया हुआ है, ये वाला देखो, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इस पूरे को क्या मान लिया? देखो बी वाला फिगर देखो, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बनाए हैं, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीम लाइन फ्लो को डिफाइन किया हुआ है कि ये देखो इसका एक फिक्स पाथ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो लेयर है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लेयर दूसरी लेयर को इंटरसेक्ट कर रही है तो भैया वो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है। क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो तो लेयर्ड होता है। क्या होता है? लेयर्ड होता है। मतलब बहुत सिंपल बताऊं तो ऐसे ऐसे बस वो फ्लो करते जाता है। वो ये नहीं है कि एक दूसरे में इस तरीके से आ गया, एक ऐसे भी जा रहा है, एक ऐसे भी जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक। वो एक पर्टिकुलर पाथ ही हमेशा फॉलो करता है। जैसे कि हम पाइप मानते हैं ना, एक पाइप के अंदर होता है, यहाँ से पानी अगर बाहर को आ रहा है तो ये ना एक ऐसा फिक्स पाथ फॉलो करके आता है, ठीक है। ये आपस में बिल्कुल मिक्स होके नहीं आता और उतने में यहाँ पे आके वो गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? क्या कहलाता है? ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। और जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वैसे ही स्ट्रीम लाइन फ्लो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी दो डायरेक्शन मिलेंगी हमको, जो कि इम्पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसमें ना जितना आपको जानना है ना, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको पता होना चाहिए बस उतना ही बता रहा हूँ। बाकी के लिए आप रीड भी कर सकते हो चीज़ें, पर वो इतना ज़रूरी नहीं है। कहाँ गया मैं? सॉरी। अब देखो हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहा हूँ। अब देखो हमें एक और चीज़ समझनी है। ऐसा नहीं है, मान लो देखो ये
अगर मैं एक ऐसा पाइप कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखो इसका एरिया यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा और यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एरिया में कोई बदलाव नहीं है और लेंथ भी इसकी ठीक ठाक ही है और अंदर तुम्हारा स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी चेंज ही क्यों होगी। सिंपल सी बात है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गार्डन में, अगर हम पाइप से पानी देते हैं और अगर हम पाइप का जो आगे का हिस्सा होता है ना उसका एरिया कम कर दें, उसमें उंगली लगा दें, तो अचानक देखेंगे कि जो फ्लूइड बह रहा है यानी कि जो लिक्विड पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी पहले से बढ़ जाती है, या फिर अगर हम उसको बीच से दबाएं तब भी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा रीजन ये होता है कि एरिया जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। इस बात को प्रूव करके देख लेंगे। चलो देख ही लेते हैं। देखो, मैं ना एक ऐसा पाइप बना रहा हूँ जिसका एरिया यहाँ पे A1 है और दूसरा बना रहा हूँ जिसका एरिया थोड़ा बड़ा हो गया, मानते हैं कि इसका एरिया A2 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से जो पानी जाएगा उसकी वेलोसिटी फिलहाल में अब मैं अलग अलग मान के चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ V1 मानूंगा, यहाँ V2 मानूंगा। मालूम पड़ जाएगा ऐसा क्यों किया। ठीक, इतनी बात तुमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, इस वाला पॉइंट को देखो, यहाँ से कुछ मास ऑफ फ्लूइड बह रहा है और यहाँ से भी टी टाइम के बाद, आफ्टर क्या, आफ्टर टी टाइम वही मास ऑफ फ्लूइड यहाँ पहुंच जाएगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, यहाँ से जो मास ऑफ फ्लूइड घुस रहा है वही मास ऑफ फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है। तो अगर मैं देखो इसको दोबारा से अच्छे से आपको बनाकर दिखाऊं, तो मैंने क्या किया था, ये मान लिया था ना, ये थोड़ा एरिया बड़ा है, A2 एरिया माना था, इसको A1 माना था, यहाँ से V1 में आ रहा था वेलोसिटी और यहाँ V2 थी। मैंने बोला अगर मैं इस पूरे पॉइंट को पॉइंट P मान लूँ, इस पूरे पॉइंट को पॉइंट Q मान लूँ, तो मास जो P पॉइंट पे है फ्लूइड का वही मास Q पॉइंट पे भी होगा आफ्टर टाइम T। क्या, आफ्टर टाइम T? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जो पानी अंदर घुसेगा वो पानी बाहर भी तो निकलेगा और वो पानी का मास तो सेम ही होगा। ये थोड़ी कि अंदर हम और एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हैं, बीच में कहीं बढ़ जा रहा है उसका मास, ऐसा तो नहीं है। तो जो मास ऑफ वाटर अंदर घुस रहा है वही मास ऑफ वाटर बाहर भी आ रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो हमने पढ़ रखा है डेंसिटी क्या होता है अपना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने पहले ही बोल दिया है कौन सा लेना है, वॉल्यूम कौन सा लेना है हमको, अब कौन सा लेना है, एरिया इंटू हाइट वाला। फिलहाल ये इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो इसको एरिया इंटू हाइट नहीं मान सकते, इसको एरिया इंटू डिस्टेंस मान सकते हैं ना। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो मास क्या निकल के आएगा, मास क्या निकल के आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा खुद बताना, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, बुक में डेल्टा टी लिखा है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, डेल्टा टी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ये कुछ मानते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, टाइम तुमको दिया है, वेलोसिटी इसकी v1 है, तो बताओ जरा आफ्टर डेल्टा टी टाइम में कितनी वेलोसिटी, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या हो गई v1, टाइम हो गया डेल्टा टी। समझ में आया क्या बोला मैंने। मैंने बोला सिर्फ पी पॉइंट को देखो पहले तो, ठीक देख लिया। सिर्फ पी पॉइंट को अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर जो फ्लूइड बह रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। और मानते हैं कि डेल्टा टी टाइम बाद वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गया, डेल्टा टी टाइम हो गया बेसिकली। तो डेल्टा टी टाइम में उसने कितना लेंथ कवर किया, कितना लेंथ कवर किया या कितना डिस्टेंस कवर किया, v1 डेल्टा टी, खत्म कहानी। वैसे ही अगर मैं इधर का मानूं तो v2 डेल्टा टी हो जाएगा। तो बेसिकली मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, v1 इंटू डेल्टा टी, और क्यू पॉइंट के लिए v2 इंटू डेल्टा टी, ठीक। तो अगर मैं मास एट पॉइंट p लिखूं तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है हमने, डेंसिटी वैसे की वैसी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, एरिया विच इज a1, और डिस्टेंस विच इज कितना, v1 डेल्टा टी, ठीक। अब देखो ना, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। मैंने मान लो डेल्टा टी टाइम बाद तो फ्लूइड यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ जो फ्लूइड होगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है बेसिकली वही निकाल रहे हैं डेल्टा टी टाइम के अंदर, और कुछ भी नहीं। क्यूब देखो, क्यूब पे कितना होगा डेंसिटी, सेम, और एरिया वहाँ पे A2 है,
और डिस्टेंस कवर क्या होगा, v2 डेल्टा टी। ये जो इक्वेशन लिखी ये क्लियर है, इसको अच्छे से दोबारा दोबारा लिख देता हूँ। देखो, मास एट पॉइंट P इक्वल टू मास एट पॉइंट Q था, तो इक्वेशन क्या बन गई थी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था, एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, v1 डेल्टा टी, और Q पॉइंट पे v2 डेल्टा टी। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, रो a1 v1 डेल्टा टी, और यहाँ क्या बन गई, रो a2 v2 डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर है। ये वाला पार्ट सिर्फ डेंसिटी है, ये वाला पार्ट वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट डेंसिटी है, ये वाला पार्ट वॉल्यूम है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का आया समझ में। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है तो एरिया इंटू डिस्टेंस बोल सकता हूँ। एरिया पी पॉइंट पे ए1 था, डिस्टेंस कितना था, v1 डेल्टा टी। v1 डेल्टा टी ही क्यों बोला, क्योंकि डेल्टा टी टाइम बाद v1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, v1, टाइम कितना है, डेल्टा टी, तो इसीलिए डिस्टेंस कितना है, v1 डेल्टा टी। बात क्लियर। और क्यू पॉइंट पर भी a2 v2 डेल्टा टी हो जाएगा। इतनी बात तुमको समझ में आती होगी। अगर ध्यान से देखो तो डेंसिटी यहाँ भी है, डेंसिटी यहाँ भी है, तो कट जाएगा। डेल्टा टी यहाँ भी है, डेल्टा टी यहाँ भी है, तो भी कट जाएगा। तो मुझे एडेंट क्या मिल जाएगा, a1 v1 बराबर a2 v2। ठीक, a1 v1 बराबर a2 v2 मिल जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ना कि a v यानी कि एरिया और वेलोसिटी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लिख दूं, जो कि उसने लिखी भी है, हमको पता होनी चाहिए, किधर गया, तो क्या हो जाएगा, देखो बुक में क्या लिखा है, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी। देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। हमने ये चीज पढ़ी है ना, ए प्रपोर्शनल टू ऐसा कुछ, मतलब ये साइन तो देखा है हमने प्रपोर्शनल का। इसको हटाते हैं तो ही तो कांस्टेंट आता है। तो इस बार मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, कांस्टेंट हटाया तो ये साइन आ गया प्रपोर्शनल का। तो यहाँ साफ मालूम पड़ रहा है ना कि एरिया अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी घट जाती है, या फिर एरिया घटाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप जिस पानी से पाइप देते हो गार्डन में वो यूज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से पानी बाहर आ रहा है उस एरिया को छोटा कर दो, उसकी वेलोसिटी यानी कि पानी के बाहर निकलने की वेलोसिटी बढ़ जाती है। बाकी एग्जाम्पल कहीं कहीं ही अगर आप दिमाग लगा पाओ तो, ठीक, समझ गए होगे। अब देखो, ये टॉपिक खत्म हो गया। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा हाइड्रोलिक, ठीक, हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर वगैरह, इस पर थोड़े रॉन्ग हो गई होगी। उसके बाद हमने देखा स्टेडी फ्लो क्या होता है, फिर हमने देखा स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, और फिर हमने ये जो चीज देखी है ना, a1 v1 बराबर a2 v2, इसे बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्रूव करने को दे ये। और एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो बोल सकते हैं प्रूव ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2, जो डायग्राम मैंने बनाया था वैसा कुछ बना के दे देंगे, प्रूव a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो इन दोनों फॉर्मेट में आ सकता है, या डायरेक्टली बोलेंगे प्रूव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एंड वो है बर्नौली प्रिंसिपल।